नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 28 दिसंबर और अब हम देखते हैं 28 दिसंबर के पहले तो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, पंडित मदन मोहन मालवीय, इंडिया और इंडिया के नेबरहुड में आने वाली कंट्रीज, स्वास्थ्य, फूड पे मिलने वाली सब्सिडी और जो नई अभी नेजल वैक्सीन आई है उसके बारे में। स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट आर्टिकल से। गुड गवर्नेंस डे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे जो है वो हम क्यों मनाते हैं, वो हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बारे में आपको मैंने थोड़ा सा पहले भी हिंट दिया हुआ है। जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस तो होता ही है, बड़ा दिन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सुशासन दिवस, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो है उनके उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। जिसका मतलब ये है कि हम लोग ये बताएं कि हमारा जो आज का हमारा जो देश है, आज का हमारा जो युवा है, वो हमारी आगे आने वाली सिटीजन, वो जो है हमारा भारत का युवा जो है वो हमारा भविष्य है। जो यहाँ पर सरकार और नागरिकों के बीच में एक सामंजस्य बिठाने के लिए, एक जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये चीज यहाँ पर बताया गया और ये बताया गया कि आज की सरकार जो है वो क्या है, यहाँ पर वो एक पारदर्शी सरकार है। क्योंकि आज के टाइम पे आपको पता है कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार, महिलाओं को अपर्याप्त राजनीतिक नेतृत्व दिया गया है, न्याय को देने में बहुत ज्यादा विलंब किया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीकरण है। ये सब चीजें जो हैं, इतनी सारी चीजें जो हो रही हैं, उसके चलते जो है हमें जरूरत है कि हमें ये बताना है अपनी जनता को कि यहाँ पर सुशासन का क्या महत्व है। तो ये जो है सबसे पहले कब स्टार्ट किया गया था? 23 दिसंबर 2014 को, जब यहाँ पर जो है उनको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को और पंडित मदन मोहन मालवीय को यहाँ पर क्या दिया गया था? भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया था, जब उस समय के हमारे जो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो है इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो है यहाँ पर एक नए गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। वाजपेयी जी जो है हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो है पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में यहाँ पर जो है अपना करियर की शुरुआत की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी उन्होंने राजनीति में अपना कदम रखा था। 1939 में वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस को ज्वाइन किए थे। और उसके बाद 1947 में वाजपेयी जी ने दीनदयाल उपाध्याय जो है, दीनदयाल उपाध्याय के न्यूज़पेपर्स जो हैं राष्ट्र धर्म और स्वदेश वीर अर्जुन, इन सबके यहाँ पर जो है वो एज अ पत्रकार यहाँ पे जॉब करनी भी स्टार्ट करी थी, जर्नलिस्ट की तरह भी रहे थे। उसके बाद फिर वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इन्फ्लुएंस होके भारतीय जनसंघ में यहाँ पर जुड़ गए थे। फिर 1957 में इन्होंने इलेक्शंस लड़े थे यूपी में बलरामपुर से। फिर ये एमपी बने थे। और जो इनकी बहुत, ये तो मैं बिल्कुल आपको कहूंगी कि इनके जो जो इनके जो बोलने की स्किल्स थी, ओरेटरी स्किल्स जिसको हम कहते हैं, व्यक्तित्व स्किल्स जो हम कहते हैं, बहुत ही उत्कृष्ट थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये बोलते थे। और फिर ये जो है दीनदयाल उपाध्याय की डेथ के बाद 1968 में ये जनसंघ के जो है राष्ट्रपति बना दिए गए। जो है लाल कृष्ण एडवाणी, भैरव सिंह शेखावत के साथ मिल करके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी 1980 में फाउंड करी और खुद उसके पहले राष्ट्रपति भी बने, उसके अध्यक्ष भी बने। फिर हमारे ये प्रधानमंत्री बनते हैं मई 16 से 31 तक, सिर्फ 16 दिन की सरकार चलती है। लेकिन फिर उसके बाद ये 1998 से 2004 तक पूरी अपना कार्यकाल यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है।
इनको जो है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक का पुरस्कार भी दिया गया है, और 2015 में इनको सिविलियन अवार्ड के भी रूप में दिया गया। तो ये मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए, क्योंकि सुशासन दिवस के बारे में अपने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो सुशासन दिवस के बारे में ना बता के मैंने आपको थोड़े से ये वाले फैक्ट्स बताए हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो इन्होंने अपना पूरा फुल टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर 1999 से 2004 तक कंप्लीट किया था। आरएसएस के मेंबर हुए, और ये एक ऐसे पर्सन थे जो कि कांग्रेस से नहीं बिलोंग करते थे, फिर भी इन्होंने अपना पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था। ठीक है। उस समय जब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे उस समय के आर नारायण, और उसके बाद आ जाते हैं APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो इनको अवार्ड्स वगैरह दिए गए हैं, ये सब आपको याद रखना है। इनको बुक्स वगैरह लिखने का काफी शौक था, इनको काफी इस तरीके की बुक्स वगैरह भी दी गई, इनको काफी ऑनर्स भी दिए गए हैं। इनको बांग्लादेश के लिबरेशन वार के भी इनको यहाँ पर जो है एक अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है। ये आपको याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ये जो है बैचलर रहे हैं पूरी जिंदगी, इन्होंने कोई विवाह नहीं किया। ठीक है भाई। ये आपको ये सारे फैक्ट्स याद रखने हैं। किसके बारे में? ये सारे फैक्ट्स आपके पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी जी। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा पंडित मदन मोहन मालवीय, क्योंकि 25 दिसंबर को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी यहाँ पर जो है वो क्या होती है, श्रद्धांजलि है, पुण्यतिथि पर उनको भी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पंडित मदन मोहन मालवीय, ये मैं आपको करवा रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। आपके प्रीलिम्स के लिए MCQ एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बन सकता है इनके ऊपर। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है, इनको बहुत ज्यादा जाना जाता है अपने कामों के लिए, जिनका जो जन्म है वो इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, यूपी में हुआ है। इनको जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टैब्लिश करी थी। साथ ही साथ इन्होंने जो है वो गांधी जी को भी यहाँ पर बुलाया था स्पीच देने के लिए। तो अब इनके बारे में हम सारे फैक्ट समझ लेते हैं। ये जो है, जो गरम दल और नरम दल था, उनके बीच में एज जो आप कह लीजिए इनके बीच में सेतु की तरह, ब्रिज की तरह काम किया था। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1886 में। 1885 में कांग्रेस बनी थी और 1886 में इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। और ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने हैं कितनी बार? 4 बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे फैक्ट्स। 1909 लाहौर सेशन, 1918, 1930, 1932। इन्होंने ही हिंदू महासभा की स्थापना करी है 1906 में। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश की 11 सालों तक उनमें भी मेंबर ये रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए सबसे बड़ा श्रेय इनको दिया जाता है। इन्होंने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को यहाँ पर प्राथमिकता देने का समर्थन किया था। और जो हम आज के समय में रेलवेज देखते हैं, इन्होंने उस चीज के लिए भी काफी समर्थन किया था। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो हमारी असहयोग आंदोलन है, उसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो कांग्रेस का खिलाफत मूवमेंट में जाना, इसके खिलाफ थी। 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी, तब भी उन्होंने यहाँ पर सपोर्ट किया था, और साथ ही साथ ये गिरफ्तार भी हुए थे। जब ये अल्पसंख्यकों के लिए अलग से जो है मैकडोनल्ड अवार्ड दिया जा रहा था, तब भी इन्होंने यहाँ पर इस चीज के लिए जो है वो काफी ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाया था। ये जो है स्काउट्स एंड गाइड्स के संस्थापक भी रहे हैं। इन्हें महामना का टाइटल दिया जाता है। किसने दिया था इनको? यहाँ पर जो है डॉक्टर S राधाकृष्णन, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति भी बनते हैं। उनके जन्म दिवस पे हम टीचर्स डे भी मनाते हैं। उन्होंने इनको कर्मयोगी के नाम से भी बुलाया था। साथ ही साथ इन्होंने 1909 में जो है यहाँ पर एक बहुत ही प्रख्यात यहाँ पर जो है एक द लीडर की भी शुरुआत की थी। मर्यादा इन्होंने शुरू किया था, अभ्युदय इन्होंने शुरू किया था, और साथ ही साथ मोतीलाल नेहरू की मदद से इन्होंने 1909 में यहाँ पर लीडर की शुरुआत करी थी। तो ये सब आपको यहाँ पर ये फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक्ट इन्होंने पास करवाया था, और वहां पर जो है ये उसी के पूरे जो है प्रेसिडेंट भी बने थे। और फिर जब ये हट गए थे, तब इनके प्रेसिडेंट S राधाकृष्णन बनते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के।
ठीक है, ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। और अभी इसके इन्हीं के आई थिंक अभी जो पोते हैं वो गिरधर मालवीय, वो अभी बीएचयू के वाइस चांसलर हैं। इन्होंने गंगा महासभा भी बनाई थी, ये मैं आपको एक अलग से फैक्ट्स बता रही हूँ, ये आपको पता होने चाहिए। गंगा महासभा बनाई थी, गंगा महासभा जो कि गंगा रिवर को साफ रखने के लिए था। ठीक है, ताकि गंगा रिवर का जो फ्लो है उसको रोका ना जाए हरिद्वार में, और आगे भी कभी यहाँ पर ना रोका जाए। इसे हम क्या कहते हैं, लिख लीजिए, गंगा रक्षा समझौता। 1916 में हुआ था। इन्होंने हरिजन मूवमेंट में भी बहुत सपोर्ट किया था। इन्होंने जो है हरिजन सेवक संघ इन्होंने बनाया नहीं था, इन्होंने इसको बनाने में मदद करी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। इन्होंने एक काम और करा है, इलाहाबाद में इन्होंने यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी बनवाई है जिसका नाम है भारती भवन लाइब्रेरी। इलाहाबाद में इन्होंने ये बनवाई थी। स्काउटिंग में इनको काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, तब से ये जो महामना का नाम वहीं से निकल के आया है। और इनकी एक ही लेगेसी थी कि क्या, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते के बारे में सब जानते हैं, ट्रूथ हमेशा जीतता ही है। तो सत्यमेव जयते की इनकी यहाँ पर, सत्यमेव जयते हमने कहाँ से लिया है, सत्यमेव जयते को हमने मुंडक उपनिषद से बोरो करा है। तो इन्होंने यहाँ पर 1918 में जब ये वहां पे कांग्रेस में बोल बनते हैं ना, ये प्रेसिडेंट बनते हैं, तब ये वहां पर सत्यमेव जयते के नारे लगाते हैं। उन्होंने बोला था कि सत्यमेव जयते जो है वो सबसे बड़ा नारा होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, मालवीय नगर जो आपको पता है, यहाँ पर इलाहाबाद, लखनऊ में, दिल्ली में, देहरादून में, भोपाल में, दुर्ग में, जयपुर में, ये सब इन्हीं के नाम पे है। जबलपुर में मालवीय चौक है इनके नाम पर। जयपुर में एक मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये सब इन्हीं के नाम पर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इनके नाम पर बहुत सारे कैंपस वगैरह वो भी बनाए गए हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। और साथ ही साथ इंडिया की पार्लियामेंट जो है, हमारी संसद, उसमें भी इनके नाम पर एक बहुत बड़ा स्टैचू भी आज भी बना हुआ है। ठीक है, सो ये सब कुछ कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। और इनका जो हमारा आजादी में योगदान है, हमसे वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आजादी का योगदान हमसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इन्हीं के नाम पर एक महामना एक्सप्रेस जो है वो भी 2016 में चलाई गई थी। मालवीय महामना के नाम से ही वो एक्सप्रेस भी चलाई गई थी, और इनको 2014 में जो है भारत का सबसे सिविलियन अवार्ड भी नवाजा गया था। क्लियर है, ये सारे फैक्ट्स याद रखने, प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं फटाफट फैक्ट्स आपको बताती हूँ। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा आर्टिकल नंबर 3, जो कि इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में बात कर रहा है। रशिया जो है, ऐसा कहा है कि रूस भारत और अफगान के संवाद को पुनर्जीवित करने में मदद कर सकते हैं, रूस के विशेष प्रतिनिधि ने कहा है। देखो, जब से तालिबान यहाँ पर आया वास्तविक रूप में 1996 में, जब अफगानिस्तान में तो सत्ता में आया था, लेकिन इसका जो शुरुआत है वो आगे चल के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, जब यूएसए ने इस क्षेत्र में साम्यवाद के विकास का मुकाबला करने के लिए ये सबको प्रोत्साहन दिया था। तालिबान किसकी उपज है, यूएसए की ही तो उपज है ये। तो तालिबान आपको पता है कि एक ऐसे कट्टरपंथी वहाबी फोर्स है जिसकी शुरुआत में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को प्रतिरोध हेतु संयुक्त राज्य द्वारा विस्थापित किया गया था। और संयुक्त राज्य का जब विघटन हुआ, जब पूरा खत्म हुआ यहाँ पर, तब यहाँ पर अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन निकल के आया, तालिबान बन के आया। तो जब यहाँ पर बहुत बड़ा एक गृह युद्ध हो रहा था 1996 में, जो समाप्त हो गया था, उसके बाद में तालिबान जो है राज्य की सत्ता में आया था। उस समय ऐसे कोई देशों द्वारा, मतलब लोगों ने तो उसको नहीं माना था, लेकिन फिर भी वहां पर 1996 से 2001 तक उन्होंने अपनी सत्ता संभाली थी। और 1996 में सत्ता में आने के बाद जो है तालिबान ने शरिया का सख्त कानून वहां पर लागू किया था, जिसमें महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था। और जब 19/9/11 के यहाँ पर जो है आतंकवादी हमले हुए थे, तब यहाँ पर जो है यूएसए ने नाटो के जितने भी सहयोगी हैं, अलकायदा, तालिबान, इन सब के साथ यहाँ पर सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, क्योंकि अलकायदा आतंकवादी संगठन को तालिबान सरकार द्वारा शरण और संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे थे। तो यहाँ पर ये जो है वो, इस समय ऐसा हुआ था कि यहाँ पर जो है वो सब एक साथ मिलना यहाँ पर जो है वो शुरू हो गए थे। और इसी समय जो है जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो हमारी एम्बुलेंस, बसें, बिस्किट, औषधि, ये सबको यहाँ पर जो है वो ट्रांसफर भी किया जा रहा था। पीपल टू पीपल इंटरेक्शन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। भारत सरकार ने अफगान छात्रों के लिए बहुत ज्यादा छात्रवृत्ति देना, उनकी उच्च शिक्षाओं के लिए सुविधा को उपलब्ध करवाना, ये सब यहाँ पर भारत की सरकार ने किया था। उस समय जो है यहाँ पर जो
भारत की सरकार है, उन्होंने अफगान के सैनिकों पुलिस कर्मियों के साथ यहाँ पर उनको प्रशिक्षण भी प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर भारत जो है वो तालिबान के साथ जुड़ने के प्रमुख आधार क्या है? क्योंकि क्या है कि तालिबान जो है आज के समय में, पिछले कुछ समय से दुनिया भर में जो है वो तालिबान के शासन को वैध माना जा रहा है। ठीक है। और साथ ही साथ उसको इंटरनेशनल लेवल पर उसको काफी महत्व दे रहा है। तो लोग जुड़ रहे हैं, तो अब भारत का भी यहाँ पर शुरुआती बढ़ना पड़ेगा। भारत का शुरुआती रुख जो 1996 से 2001 तक का था, उसमें कश्मीर का विद्रोह हो रहा था। तो तब हमारा ये चीज था कि हमें तालिबान को बहिष्कार करना है। हालांकि ऐसा करना भारत के हित में नहीं है, और तालिबान के बहिष्कार के विचार में भारत को बहुत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी नहीं मिलने वाला है। तालिबान जो है वो बहुत जरूरी है हमारे, अगर हम जो हमारी पाकिस्तान को हम यहाँ पर उनकी जो हेजीमनी है, पाकिस्तान का जो दबदबा है, उसको अगर हम करना चाहते हैं, तो हमें अफगानिस्तान में जो है यहाँ पर मतलब तालिबान को सपोर्ट करना पड़ेगा। यह पाकिस्तान को तालिबान से अलग करने का बिल्कुल सही समय है, बिल्कुल हम यहाँ पर अलग कर सकते हैं। और अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तालिबान जो है यहाँ पर अमेरिका के नेतृत्व में नेटो के रूप में जब यहाँ पर लड़ रहा था, उसके विरुद्ध लड़ने वाली शक्तियों में अपनी तुलना में ज्यादा यहाँ पर जो है वो विभाजित है। भारत के लिए खुला अवसर बन गई है ये चीज, क्योंकि तालिबान में जो है कुछ गुट भारत के समर्थक और पाकिस्तान के विरोधी भी है। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है इंडिया ने काफी ज्यादा यहाँ पर जो है अफगान की सरकार के साथ यहाँ पर अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश की है। पिछले 15 वर्षों में काफी अच्छे रिश्ते संबंध बनाने की कोशिश भी की है। और तालिबान के साथ अगर अच्छे संबंध यहाँ पर स्थापित करने से भारत को अफगान की जनता के साथ फिर से जुड़ने का मौका मिल सकता है। ये सारे मौके जो है वो भारत को यहाँ पर इन सब चीजों के तहत दिए जा सकते हैं। राइट। तो ये कोशिश है इस चीज की यहाँ पर। और अगर भारत तालिबान के साथ जुड़ने के मार्ग में जुड़ भी जाता है, तो यहाँ पर क्या चैलेंजेस सरकार को फेस करने पड़ेंगे? सबसे पहली चीज तो तालिबान के प्रति जो है ना, वो अभी असंगति है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के साथ स्थायी शांति और सुलह के लिए अफगान के नेतृत्व में अफगान के स्वामित्व वाली अफगान के नियंत्रण शासन का समर्थन किया है। किंतु वर्तमान में क्या हो रहा है कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, तो यहाँ पर जो है भारत के लिए तालिबान के प्रति अपनी रणनीति में बदलाव करना कठिन हो जा रहा है। जिस तरह से तालिबान ने आतंकवादी संगठन के साथ अपने संबंधों को कायम रखा है, ऐसे ही भारत को अपनी सुरक्षा चिंताओं पर विचार करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ठीक है, ये सब बहुत इजी सी लैंग्वेज में लिखा ही हुआ है, तो इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को आ रही है। प्लस साथ ही साथ वहां पर तालिबान का समर्थन करते हैं तो आतंकी समूहों को बढ़ावा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, कि ऐसा लगता है कि उनकी आतंक की जो गतिविधियां है उनके संचालन में मदद मिल रही है उनको। साथ ही साथ अफगानिस्तान में जो भी तालिबान है वो अल्पसंख्यकों पर आतंकी हमले कर रहे हैं, वहां की महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे हैं, उन्हें स्कूल का काम कर जाने पर अनुमति नहीं दी जा रही, जो कि भारत के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध है। क्योंकि वहां पर जो तालिबान है, वहां पर फीमेल को इक्वालिटी के राइट्स नहीं है, वहां पे फीमेल बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो उस चीज के चलते जो है, उस चीज के मद्देनजर रखते हुए भारत जो है, भारत के नैतिक मूल्यों की ये चीज बिल्कुल विरुद्ध में आ जाती है कि हम यहाँ पर क्या सपोर्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करते हैं बिल्कुल एक तरीके से फ्री इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, जबकि वहां पर इक्वालिटी देखने को नहीं मिल रही है। सो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास स्वास्थ्य। निजी स्वास्थ्य सेवा जो है हमारी यहाँ पर वो काफी ज्यादा संकट में आ रही है। भारत में जितने भी विकासशील देश है उसमें से सबसे कम जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय पर लगाने वाला देश भारत है, उनमें से एक है। वर्तमान में हमारा जितना भी हिस्सा उसका 4.8% दुनिया के सबसे गरीब देशों के समान है। ठीक है, निजी खर्च अभी भी स्वास्थ्य पर कुल व्यय 60% है, निजी खर्च, और अभी तक सरकार का नहीं है इसके अंदर प्राइवेट स्पेंडिंग, मतलब कि हम लोगों के जेब से बहुत ज्यादा जा रहा है ये चीजें। क्यों? क्योंकि अभी भी आज के टाइम पे असमानता बहुत ज्यादा है, जितनी सुविधाएं हमें मिलती हैं। अगर मैं शहरों की और ग्रामीण इलाकों की बात करूं, तो सुविधाओं में बहुत ज्यादा अमाउंट में अभी असमानताएं हैं। और बाजार में जो है वो बहुत सारी ऐसे अवसरों की विफलता देखने को मिलती है। भारत में उत्पादों और सेवाओं की कीमत मांग के अनुसार नहीं है। चिकित्सा की शिक्षा की उच्च लागत के कारण बहुत ज्यादा चिकित्सा की जो शिक्षा है हमारी, मेडिकल की जो एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है। चिकित्सा अभ्यास करना, ये सब चीजें जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी पड़ती हैं। और बहुत सारे ऐसे जो गांव में क्षेत्र में अभी जितने भी क्लिनिक्स हैं, वो यहाँ पर नीम हकीम और छोटे मोटे डॉक्टर्स द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक है। और बहुत सारे बड़े ब्रांड के अलावा निजी अस्पताल नए शोध और विकास पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। सब कुछ यहाँ पर जो है सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया यहाँ पे
चाह रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो हैं, अभी यहाँ पर नैतिक प्रबंधन की कमी आ रही है। नैतिक प्रबंधन की कमी का मतलब है कि अस्पताल जो है अवैध रूप से चीजों को चला रहे हैं, जैसे अंग व्यापार करना। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि किडनी किडनी की यहाँ पर तस्करियां करना, अंग का जो व्यापार है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, उसको प्रोत्साहन किया जा रहा है। और वर्तमान में सरकारी विमायक बोर्ड जो है, जो भी यहाँ पर बोर्ड्स बनाए गए हैं, उनको कोई उत्तरदायित्व नहीं है, उनको यहाँ पर कोई जवाबदेही नहीं। तो ये तो गलत हो गया। जवाबदेही अगर नहीं होगी तो किसी के ऊपर प्रेशर नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो यहाँ पर प्रेशर बनाना जरूरी है, जवाबदेही देनी जरूरी है। जवाबदेही नहीं होती है तो उससे क्या होता है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो भी उत्पाद है, उसकी जो सेवा है, उसकी कीमतों का विनियमन होता है। उसका लिए कोई एक तरीके से अभी कुछ उसका एक रेगुलेशन करने की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, लाभ प्राप्त करना बंद नहीं किया जाना चाहिए, लाभ तो बिल्कुल जरूरी है यहाँ पर। जितने भी स्वास्थ्य के रख रखाव संगठन है, उनका एक अलग से निर्माण होना चाहिए, अलग से एक नेटवर्क होना चाहिए, जहां पर उनको मासिक या वार्षिक शुल्क के बदले में स्वास्थ्य बीमा कवरेज भी होना चाहिए। आज भी भारत में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि एक तरीके से जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड किया गया हो। हर व्यक्ति के पास आज भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बहुत से ऐसे विकसित देश हैं जहां पर ये चीज आज भी यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन यहाँ हमारे इंडिया में अभी भी ये चीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक को ये चीज प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ऐसे नए विचारों को प्रोत्साहन करना जिसमें संचालन की लागत कम करने में मदद मिल सकती है, जैसे कि किफायती चिकित्सीय उपकरण यहाँ पर लेकर के आना, ये सब चीजें यहाँ पर की जा सकती हैं अगर हम प्रमोट करना चाहते हैं इन चीजों को, है ना। और जितने भी हमारे यहाँ पर नर्स हैं और जो भी छोटे और काम यहाँ पर किए जाते हैं, उनके दायरे को बढ़ाओ, उनको नई नई सेवाएं सौंपो, उनकी स्किल्स को यहाँ पर बढ़ाओ। निजी अस्पतालों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा और लागतों में जो भी उसका रेगुलेशन है, वो स्थानीय बोर्ड वहां पे बनाए जाने चाहिए। कनाडा का मॉडल अपनाना चाहिए। प्रत्येक हर एक क्षेत्र में बड़े और छोटे निजी स्वास्थ्य सेवाओं को स्थापित करना चाहिए। भारत के अंदर आप एक इसका अगर आंकड़ा देखिए, ये है आपका आंकड़ा, ये इस तरीके का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो भारत के अंदर पब्लिक है यहाँ पर, वो एक ट्रीटमेंट में यहाँ पर कॉस्ट यहाँ पे कम पड़ती है, पर लोग इसको अपनाते ही नहीं है। ठीक है, और जो यहाँ पर प्राइवेट है, प्राइवेट में बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है, और ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चाहे प्राइवेट के अंदर आपकी लागत, आपको जो है पैसा बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ा, पर फिर भी स्टिल वहां पे लोग जो है वो प्राइवेट को ही अपनाना चाह रहे हैं। क्यों अपनाना चाह रहे हैं प्राइवेट को ही? क्योंकि प्राइवेट में जो आपको सुविधाएं दी जाती है वो आपको पब्लिक में नहीं देती है। पब्लिक जो आपको हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर आज के समय में उतना बेहतरीन, उतना बढ़िया तरीके से है ही नहीं। आज हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना अच्छा नहीं है जो हम यहाँ पर ये प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत जरूरी है। कैसा होता है हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर? हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज उसके अंदर आती है। 3 लेवल आते हैं। सबसे पहले प्राइमरी, प्राथमिक लेवल आता है। प्राथमिक लेवल में जहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह जैसे छोटे मोटे काम होते हैं। फिर आती है इसके अंदर मिडवाइफ, ठीक है, जो आपका आया टाइप कह लो, या मिडवाइफ होती हैं जो आपका देख रेख यहाँ पर करती हैं। फिर आते हैं हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, विलेजेस में होते हैं, जो एक डॉक्टर होता है, बहुत कम स्टाफ में काम करते हैं। फिर आते हैं आपके लैब्स वगैरह। लैब्स में क्या क्या आता है? एक्सरे जहाँ पर किया जाता है, जहाँ पे सर्जरी की जाती है, जहाँ पे ईसीजी वगैरह की जाती है। ठीक है, जहाँ पर आपको ये फंक्शन ये भी मिलता है और आपको डॉक्टर की सुविधा भी मिलती है। फिर धीरे धीरे करते करते यहाँ पर आपको और सुविधाएं और हॉस्पिटल्स के फॉर्म में चीजें मिलने लगती हैं। तो भारत को अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डेवलप करने की जरूरत है। जो हमारा हेल्थ का टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये राज्य सूची में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। और ये भी बात चल रही है कि इसको स्टेट लिस्ट से उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट, जो हमारी समवर्ती सूची है, उसमें डाल देना चाहिए। अभी हेल्थ को इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए, अभी जैसे कोविड की सिचुएशन भी बहुत ज्यादा अभी खराब सी हो रही है, तो उसके लिए एक स्कीम भी आई है, अभीम। अभीम स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। 5 सालों के लिए इसको लॉन्च किया गया, जिसमें इतने सारे एरियाज को कवर अप किया जाएगा, लैब्स बनाई जाएंगी, ताकि जितने भी इस तरीके के एपिडेमिक्स पेंडेमिक्स का आने का यहाँ पर खतरा है, उन सबको यहाँ पर बचाया जा सके।
ठीक है, इनको प्रिपेयर करा जा सके, इनसे यहाँ पर बचाया जा सके, आईटी सेक्टर को वहां पर लेकर के जाया जा सके, तो ये सब चीजें यहाँ पर डिजिटली यहाँ पर की जा सके। ठीक है, कोविन ऐप लॉन्च करिए, वैक्सीनेशन हम लोगों ने अपनी करी, तो ऐसे ही सब स्टेप्स को यहाँ पर लिया जा सके, हेल्थ कार्ड्स बनाए जा सके, तो यही सब चीजें जो है वो यहाँ पर होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, फूड सब्सिडी। यहाँ पर जो है 81 करोड़ पीपल जो है उनको यहाँ पर फ्री फूड ग्रेन्स मिले हैं 1 साल के लिए। ठीक है, सेंटर जो है आपको पता है, भले ही केंद्र सरकार एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो है यहाँ पर खरीद लेती है, ठीक है, लेकिन जो हमारी टीडीपीएस होती है उसके तहत जिस कीमत पर खाद्य को बेचा जाता है वह बहुत कम है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को जिन रियायती कीमतों पर खाद्य पदार्थ बेचा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, जो केंद्रीय निर्गम मूल्य है, सेंट्रल ने जो प्राइस यहाँ पर इशू किया है। ठीक है, और फूड सब्सिडी जो है, यहाँ पर फूड पे जो सब्सिडी दी जाती है वो वो कैसे आती है, जो एमएसपी आया है, जो सरकार ने एमएसपी डिसाइड करा है, और जो सरकार ने जो जिस जिस पैसे पर राज्य की सरकारों को यहाँ पर दिया है उसके बीच के प्राइस को हम क्या कहते हैं, फूड सब्सिडी। एमएसपी क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। एमएसपी एक वो प्राइस होता है जिसपे सेंटर जो है वो जितने भी हमारे किसान होते हैं उनसे खाद्य पदार्थ को यहाँ पर खरीदती है। एमएसपी जो है वो ज्यादा ही होता है मार्केट प्राइस है, ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको किसी भी तरीके का यहाँ पर नुकसान ना हो, उनको प्रोत्साहन ही मिले। अगर उनकी जो उतनी ज्यादा अमाउंट में डिमांड नहीं है, अगर मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की या ज्यादा है वो प्रोडक्ट, तो उसके तहत यहाँ पर हमारे फार्मर्स को किसी भी तरीके का नुकसान ना झेलना पड़े। ये कौन लेके आती है, सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, हिंदी में इसको हम कहते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इसको यहाँ पर सुनिश्चित करता है। सारे कृषि की वस्तुओं के लिए ये एमएसपी डिसाइड किया जाता है केंद्र सरकार में सीएसीपी द्वारा। ये बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के ऐसे करती है, ऐसा नहीं कि एमएसपी बस आया और बता दिया। 23 क्रॉप के ऊपर ये किया जाता है, और इसको अप्रूव कौन करता है, जो ये प्राइस बता दिया इसको अप्रूव भी तो कोई करेगा। इसको अप्रूव किया जाता है यहाँ पर कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट समिति जो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति जो है, इसके हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पर इसको तैयार करते हैं। और अब यहीं पर केंद्रीय जो मूल्य तैयार करती है वो क्या होता है, जो हमारा वीट है और जो हमारा चावल है वो इसी पर बेचा जाता है हमारी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश को। ठीक है, यहाँ पर इसी में जो इनके लिए यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे वाले जितने भी ऐसे श्रेणी वाले लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जो है वो 2000 से लेकर 2002 से अभी तक वो स्थिर ही बना हुआ है, उतना ही है। तो खाद्य सब जो है सब्सिडी या फिर फूड सब्सिडी, ये उसी के बीच का अंतर है। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं फूड में सब्सिडी देना। फूड सब्सिडी जो है यहाँ पर जितना खर्चा एफसीआई द्वारा, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया को जितना खर्चा यहाँ पर झेलना पड़ता है उसी को हम कहते हैं फूड सब्सिडी। सो फूड सब्सिडी आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए, फूड सब्सिडी का बिल भी यहाँ पर काफी ज्यादा न्यूज में रहता ही है। क्लियर है भाई, ये चीज यहाँ पर आप याद रखिएगा। इस प्रोसेस को फूड सब्सिडी पे भी हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। गवर्नमेंट ने फूड को यहाँ पर मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट को ही बोला गया कि आप व्हीट और राइस को यहाँ पर खरीदें, और आपातकालीन की कभी भी स्थिति आती है तो उसके उपयोग के लिए 5 मिलियन टन खाद्य पदार्थ को यहाँ पर आप ऑलरेडी स्टॉक में रखें। जितनी भी हमारे गेहूं और चावल की बिक्री है उसके लिए आप यहाँ पर मुद्रास्फीति को नियंत्रण करके रखें। पीडीएस जैसी चीजों में जो आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन राशन शॉप्स है उसके लिए आप वन नेशन वन कार्ड जैसी स्कीम्स को यहाँ पर बनाएं, और साथ ही साथ उसके लिए आधार, उसके लिए जो है वो पीओएस मशीन आती है ना, जो वो भी यहाँ पर लेकर के आए। ठीक है, ये जो है हमेशा बजट में ही आता है। कौन लेकर के आता है यहाँ पर, ये फूड सब्सिडी यहाँ पर लेकर के आता है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बफर स्टॉक में रखने के लिए ये जो है यहाँ पर आपको एफसीआई जो है यहाँ पर वो प्रोवाइड करती है सारा कुछ। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, एफसीआई यहाँ पर सरकार से खरीदती है, मतलब सरकार खरीदती है फार्मर से और फिर उसको आगे जो है वो सब्सिडाइज प्राइसेस पे बेच दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा। शुगर सब्सिडी भी यहाँ पर दी जाती है।
सो ये है आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको थोड़ा सा इसमें आइडिया होना चाहिए अलग अलग उसमें। और बेसिकली आज के समय में ऐसा होता है ना कि जो पीडीएस से भी लोगों को मिलता है, यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन से भी जो लोगों को जहाँ पर राशन बांटा जाता है, वो भी लोगों को मिलता कहाँ है? जिन लोगों के लिए हम उसको करते हैं उनको तो जाता ही नहीं, और उसके ऊपर कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है। 2011 का डेटा अवेलेबल है जिसमें ये कहा गया कि इस पीडीएस सिस्टम में लीकेज हुई है। ठीक है, लोग यहाँ पर घपलेबाजी करते हैं, और उसके तहत यहाँ पर ऐसा कहा गया कि 46.7% जो है राशन शॉप ओनर्स ये काम करते हैं। आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये चीज देखा होगा। ठीक है, पीडीएस के जो डीलर्स होते हैं वो जो है ऐसे करते हैं कि पूरा जो अपना जो भी सामान आया ना उसको यहाँ जो है डायरेक्टली मार्केट में बेच देते हैं। तो जो बेनिफिशियरी हैं, जिनको लाभ करता है, जिनको सच असल में वो लाभ मिलना चाहिए, उनको वो लाभ मिलता ही नहीं। ठीक है, लास्ट आर्टिकल है हमारा अभी नेजल वैक्सीन के ऊपर। क्योंकि रिसेंटली जो है अब कोविड का खतरा जैसे कि आपको पता है कि वो बढ़ने की कगार पे आ चुका है। तो उसी के चलते जो है यहाँ पर नेसल वैक्सीन जो होती है, इसका नाम यहाँ पर क्या रखा गया है? नेसल वैक्सीन का इनको वैक नई जो है नेजल वैक्सीन यहाँ पर भारत बायोटेक द्वारा जो है वो एक बूस्टर डोज के रूप में यहाँ पर इसको मंजूरी मिल चुकी है। नेजल वैक्सीन होगी ये वाली। ठीक है, जिसमें स्पाइक प्रोटीन यहाँ पर होगा, आपको नेजल स्प्रे की तरह दिया जाएगा। आपको जितना भी नीडल और सिरिंज वगैरह है वो सब यहाँ पर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो वो आपको लोगों की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आया है उसके थ्रू यहाँ पर नोज या माउथ के थ्रू, जैसे हमारी हमारी कोविड का जो टेस्ट होता है वो भी नोज और माउथ के थ्रू होता है, ऐसे ही ये चीज भी की जाएगी। ठीक है ना, ये जो एंट्री पॉइंट्स है उसके लिए आपको जो है वो प्रोवाइड करेगा यहाँ पर। साइंटिस्ट ने इसको जो है स्टेरलाइजिंग इम्यूनिटी का नाम दिया है, काफी इफेक्टिव हो सकती है ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के को बचाने के लिए। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है कि मतलब ये नीडल फ्री है। पहली चीज तो इसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नीडल वगैरह होगा, चीरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई सुई का उपयोग ही नहीं होगा। नाक के मार्ग से जाएगा, तो यहाँ पर टीकाकरण वगैरह ये सब चीजें भी नहीं चाहिए होंगी। और ऐसे मरीजों को लगाने में आसानी होती है, क्योंकि इसमें जो है बहुत बड़ी ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती, बहुत जो है एक्सपर्ट लोगों की जरूरत नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है ना कि सुई से जुड़े हुए जो जोखिम होते हैं वो भी आपको यहाँ पर बच जाते हैं। आपको पता है कि भाई इसमें सुई की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और इसे लेने में संबंधित व्यक्ति को भी कोई तकलीफ नहीं होती है। ये बच्चों और वयस्कों के लिए सबके लिए यहाँ पर एकदम से उपयुक्त यहाँ पर मानी गई है। ठीक है, जैसी वैक्सीन यहाँ पर नाक में दी जाएगी हमारे, उससे क्या होगा कि पूरा एकदम ट्रिगर हो जाएगा, और हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनानी यहाँ पर शुरू कर देगी। ठीक है, क्योंकि ऐसा है जो नेसल वैक्सीन हमें इम्यूनिटी क्यों देगी, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो वायरस होता है ना वो नाक से एंटर करता है ना, वो उसको बचाने को काम करेगी यहाँ पर, बूस्टर डोज की फॉर्म में ये काम करेगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ये अभी अब 18 वाले के लिए, जिनको पहले कोवैक्सीन या कोविशील्ड ऑलरेडी लग चुके हैं, जिनको 2 डोजेस, उनके लिए यहाँ पर 18+ लोगों के लिए बूस्टर डोज है। आप भी लोग इनको लगवाइए। जिनके भी यहाँ पर नहीं लगी है, प्लीज अपना ये जाकर के अपना कंप्लीट करवाइए। बूस्टर डोज सभी को लगनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में ये काफी ज्यादा फिर से न्यूज में आने लग गया है अभी। ठीक है, तो भारत बायोटेक ने इसको बनाया। भारत बायोटेक कहाँ पर है? हैदराबाद में है। ये इस 1996 में भारत बायोटेक एस्टैब्लिश हुई थी, और तब से इन चीजों के कामों में लगी हुई है। ठीक है, तो ये अभी एक प्रैक्टिकल ऑप्शन के रूप में यहाँ पर चूज की जा रही है। तो इसका एक नया मैकेनिज्म यहाँ पर आया है, जो कि मैंने आपको जो समझाया, ये हमारे बी और टी सेल्स को एक्टिवेट कर देगी, जो यहाँ पर टी सेल्स यहाँ पर बी सेल्स को बनाएंगे, जिससे जो है वो फ्यूचर में रिस्पॉन्स करने में यहाँ पर काम जो है वो होगा। ठीक है भाई, ये है बेसिक बेसिक आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट। आज के आर्टिकल्स में मेंस के रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं था। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर याद करने हैं ये सारे आर्टिकल्स। सिर्फ किसके रिस्पेक्ट में याद करने हैं? ओनली प्रीलिम्स या एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। 2009 में आई थी, बिल्कुल, ताकि यहाँ पर क्या देखा जा सके, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो यहाँ पर कंपटीशन को देखने के लिए बनाई गई है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बेसिकली बनाई गई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट ने ही इसको एस्टैब्लिश किया था कि कंपटीशन बिजनेस मार्केट में जो है वो कैसा चल रहा है, किस तरीके से सस्टेन होगा, वो सब इसमें डिसाइड किया जाता है। तो अभी यहाँ पर अशोक कुमार गुप्ता जो है वो इसके हेड है। वैसे तो 2002 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा, ताकि जितने भी यहाँ पर कंपटीशन है इसको कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है, जिसके अंदर नॉट लेस देन 10 मेंबर्स होते हैं।
ठीक है, 2 और मोर नॉट मोर देन 10 यहाँ पे रहेंगे। सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सी इसका आंसर होगा, कोई भी नन ऑफ दी अबव, क्योंकि सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सोलर सेल। ऑर्गेनिक सोलर सेल एक ऐसे सेल्स होते हैं जो स्टील की रूफ को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोटोवोल्टेइक होते हैं, थर्ड जनरेशन के सोलर सेल है, लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और इनके पास ये भी पोटेंशियल होता है कि सोलर एनर्जी को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल सारी स्टेटमेंट यहाँ पर सही लिखी हुई है। ऑर्गेनिक सोलर सेल जो है हमारे, ये सारे हमारे मतलब एक इम्पोर्टेंट है सारे के सारे इनके बारे में पढ़ना। और इनको आपको वर्किंग्स नहीं पढ़नी है, बेसिकली एक सोलर सेल की तरह काम करेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज करके उसको आगे लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सनलाइट से ही यहाँ पर इसको ये बनाएंगे आगे। ठीक है भाई, सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट लिखी हुई है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। आज का जो पूरा लेक्चर है उसमें ज्यादा आपके प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लर्निंग वर्क आई नो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा रहेगा, तो इसको जरूर कवर अप कर लीजिएगा सब लोग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।